नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शेखर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल हम हैं द स्टडी चैनल क्रैक द कंपटीशन। माफ़ करिएगा दोस्तों, अगली वीडियो आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। एक्चुअली बात ये थी कि मैं अपने गांव गया हुआ था और वहाँ पे नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है कि मैं वहाँ से वीडियो अपलोड कर पाता, इस वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहूँगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आज से हम अपनी क्लासेस रेगुलर हर दिन समय पे अपलोड किया करेंगे ताकि आपको आगे से कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था, हमने अपनी चीज़ों को कुछ हद तक कंप्लीट कर लिया था। हमने फंडामेंटल यूनिट्स की बात कर ली थी, डेराइव्ड यूनिट्स की बात कर ली थी, हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे बच्चों एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की। आज हम बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स की। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स को हम हिंदी में खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई कहते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स या खगोलीय इकाई किस लिए यूज की जाती हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, ये जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, यानी सूर्य तथा धरती, या पृथ्वी कह सकते हैं, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, को हम क्या कहते हैं? खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। अच्छा जी, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में यानी एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कितने मीटर होते हैं, कितनी दूरी होती है? तो ये होता है बच्चे 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। इतनी दूरी होती है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। मतलब सूर्य से धरती की जो औसत दूरी है वो कितनी है? इतनी है। वो कितनी है? 1.496 गुणे 10 की घात 11 मीटर्स की है। अच्छा जी, तो ये हो गई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के अलावा एक और दूरी होती है जो हम बहुत बड़ी दूरियों को नापने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश वर्ष या फिर लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष। अच्छा, ये लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो लाइट ईयर या फिर प्रकाश वर्ष ये क्या होता है? ये लाइट द्वारा यानी प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, जो वो एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसी को हम क्या कहते हैं? 1 लाइट ईयर कहते हैं। 1 लाइट ईयर क्या होता है? द डिस्टेंस
ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। अच्छा जी, अच्छा आपको पता है कि लाइट किस स्पीड से चलती है? किस स्पीड से चलती है लाइट? तो लाइट चलती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चलती है। एक सेकेंड में इतने मीटर वो जा सकती है। अच्छा जी, तो एक वर्ष में कितना मीटर जा सकती है? एक वर्ष में कितना मीटर जा सकती है? तो अगर हम बात करें तो क्या करेंगे हम? कहाँ लिखूं? अच्छा चलिए, पहले आप इतना नोट कर लीजिए ताकि एक बार मैं देख लेता हूं आपको कहां तक दिख रहा है। जी एकदम सही जगह पे लिखा हुआ है, इसके बाद मुझे ऊपर ही लिखना पड़ेगा। चलिए तो हम देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है? 1 लाइट ईयर में, 1 लाइट ईयर्स में होता है 4.96 × 10⁻15 मीटर्स, × 10⁻15 मीटर्स। इतनी दूरी होती है एक लाइट ईयर में, मतलब प्रकाश एक वर्ष में इतनी दूरी तय कर सकता है। और इसे हम कहाँ यूज करते हैं? इसे हम यूज करते हैं टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंसेस, टू मेजर वेरी लॉन्ग डिस्टेंसेस इन यूनिवर्स। ब्रह्मांड में बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए हम प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, इसका उपयोग हम करते हैं बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई? इतनी चीजें समझ में आ गई। आगे अगर हम बात करें तो अब देखिए, हमने सारी चीजें नाप ली, सारी चीजें हमने देख ली कि किस तरीके से हमें क्या चीज नापनी है, किस तरीके से किस चीज को मापना है। ठीक है, कौन सी दूरी, बड़ी दूरियों के लिए हम यूज करेंगे, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स हो गई, लाइट ईयर हो गई। उससे पहले हमने 3 तरीके के सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े थे, MKS सिस्टम, FPS सिस्टम और CGS सिस्टम। उसके बाद हमने SI सिस्टम पढ़ा था, यानी SI यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हम फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी हैं। उससे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी थी जब हमने चैप्टर शुरू किया था। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अब जो हमने नापा है वो चीज़ें कितनी सही नापी गई हैं, कितनी अच्छे तरीके से नापी गई हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है एक्यूरेसी और दूसरा आता है बच्चे प्रेसीजन। एक्यूरेसी और प्रेसीजन। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब कितनी सही और प्रेसीजन की मतलब कि कितनी बार सही। ठीक है, जैसे अगर मैं एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखूं तो एक्यूरेसी को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? एक्यूरेसी को मैं डिफाइन कर सकता हूं, इट इज द मेजर्ड वैल्यू, दिस shows that the measured value is how much close to the true value। मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू मतलब जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, जो उसका एक्चुअल मापन है, उससे कितनी नजदीक है, कितनी पास है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चे? एक्यूरेसी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूरेसी, एक्यूरेट कहते हैं। ठीक है,
अच्छा जी, तो प्रेसीजन क्या होता है? प्रेसीजन क्या होता है? प्रेसीजन होता है, प्रेसीजन को अगर हम देखें बच्चे, तो प्रेसीजन जो हमने मेजर वैल्यू, जो हमने वैल्यूज नापी हैं, all the values measured are how close to each other. मतलब हमने जितनी भी, अगर कोई भी मापन कर रहे हैं तो उसको जितनी बार माप रहे हैं, हर बार जो हमने मापी हुई वैल्यू है वो सारी की सारी वैल्यूज एक दूसरे से कितनी पास हैं। यानी मान लीजिए कि हमने एक स्केल से कोई डिस्टेंस नापी, एक स्केल से हमने डिस्टेंस नापी, किसी डिस्टेंस को हमने नापा 7.5 सेंटीमीटर। फिर थोड़ी देर बाद अगर हम उसको मापते हैं तो हमने उसको मापा कि नहीं ये 7.5 नहीं 7.52 सेंटीमीटर है। फिर हम उसको मापते हैं तो कहते हैं नहीं ये इतना नहीं है, 7.49 सेंटीमीटर है। इस तरीके से तो हम जैसे जैसे उसको माप रहे हैं, हम देख रहे हैं कि ये सारी की सारी रीडिंग्स जो हैं, जो भी वैल्यूज हमने मापी हैं, वो सारी की सारी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास हैं। तो उस समय पे कहेंगे कि हमारी जो मेजरमेंट है वो कैसी है, प्रिसाइज है, हमने बहुत प्रिसीजन के साथ बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को मापा है। इसको हम कहते हैं बच्चे प्रिसीजन। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अच्छा जी, अब आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ही ज्यादा बनते हैं बच्चों। क्या है वो टॉपिक? वो टॉपिक है एरर। वो क्या है? एरर का मतलब त्रुटि। कितनी त्रुटि? अब देखिए भाई, आप किसी भी चीज को मापेंगे तो ये हमेशा श्योर नहीं है कि वो हर बार क्या होगी, एकदम एक्यूरेट वैल्यू ही आपको मिल जाएगी। कुछ ना कुछ एरर होगा। हो सकता है कि आपने जब मापा तब आपका हाथ हिल गया हो तो थोड़ी सी अलग वैल्यू मिल जाए, या फिर जब आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मापा है वो इंस्ट्रूमेंट उतना ज़्यादा एक्यूरेट ना हो। तो अलग अलग वजहें हो सकती हैं किसी भी चीज़ को मापने में जो एरर आता है उसकी। ठीक है, तो एरर क्या होता है? एरर अनसर्टेनिटी होती है, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट में जो अनसर्टेनिटी, जो भी हमने मापा है उसमें जो त्रुटि आ गई है, अनसर्टेन हो गया है, सर्टेन नहीं है वो, अनसर्टेन हो गया, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है, उस चीज को हम क्या कहते हैं बच्चे? एरर कहते हैं, यानी त्रुटि कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ये जो एरर है ये दो तरीके का होगा। ये जो एरर है ये क्या होगा? ये दो तरीके का होगा। एक होगा सिस्टमैटिक एरर जो सिस्टम के साथ आ रहा होगा, और एक एरर होगा जिसको हम कहेंगे रैंडम एरर। दो तरीके की त्रुटियां होंगी, एक होगी सिस्टमैटिक एरर और दूसरा होगा बच्चे रैंडम एरर। दूसरा होगा रैंडम एरर। ठीक है, चलो अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है, ये जो है ये यूनिफॉर्म इफेक्ट डालता है। ये हर बार इट हैज यूनिफॉर्म इफेक्ट, यूनिफॉर्म का मतलब लगातार, यूनिफॉर्म इफेक्ट, बराबर इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर अब देखिए ये कैसे आ सकता है, तो ये जो है मान लीजिए कि आपने एक स्केल लिया जिसमें मेजरमेंट करी है। अब उस स्केल में कुछ एरर है, मान लेते हैं कि थोड़ा सा एरर है, कुछ त्रुटि है, तो उस स्केल से आप जितनी बार जिन भी चीजों को मापेंगे उसमें हर बार वो त्रुटि मिलेगी आपको, हर बार वो एरर आता जाएगा।
तो ऐसे एरर्स को हम कैसा कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, जिसमें जो इफेक्ट है उस एरर का वो कैसा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, लगातार बना रहेगा। ठीक है। अब ये जो सिस्टमैटिक एरर है ये कैसा हो, ये कितने प्रकार के होंगे, तो पहला जो होगा वो होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा। ठीक है, मतलब जिस इंस्ट्रूमेंट से आप माप रहे हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप क्या कर रहे हैं, उसको माप रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई एरर हो गया है, उस इंस्ट्रूमेंट में ही कोई दिक्कत आ गई है, वो इंस्ट्रूमेंट पूरी तरीके से अच्छे से माप नहीं पा रहा है, तो वैसे एरर्स को आप क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल। अब उस इंस्ट्रूमेंट से आप जितनी भी चीजें मापेंगे, जितनी भी चीजों को आप मेजर करेंगे, वो सारी के सारे में क्या आएगा, हमेशा एक एरर बना रहेगा। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं बच्चे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहते हैं। दूसरा क्या होता है, इम्परफेक्शन इन मेजरमेंट टेक्निक्स। मतलब हम जब मेजर कर रहे हैं, किसी चीज को माप रहे हैं, तो हम सही तरीके से माप ही नहीं रहे हैं उस चीज को, हम उस चीज को सही तरीके से माप ही नहीं रहे हैं, हमारी जो टेक्निक है, हमारा जो तरीका है वो सही नहीं है, हम गलत तरीके से माप रहे हैं, तो वहां पे जायज सी बात है कि एक एरर आ जाएगा, एक त्रुटि आ जाएगी। हम उसको सही तरीके से माप ही नहीं रहे हैं, हमें स्केल रखना था सीधा, हम स्केल टेढ़ा रख रहे हैं, तो कैसे बताएंगे कि वो एकदम एग्जैक्ट मेरी वैल्यू आ रही है, तो वहां तो एरर आएगा ही, वहां तो त्रुटि आएगी ही। तो जब हम सही तरीका नहीं अपनाते हैं किसी चीज को मेजर करने का, किसी चीज को मापने का, तो उस समय जो त्रुटि आती है वो भी कैसे त्रुटि होती है, सिस्टमैटिक एरर होता है वो भी। ठीक है। अच्छा, अगली बात अगर हम करें तो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर का मतलब क्या होता है कि पर्सनल एरर में जैसे मान लीजिए मैंने कोई चीज नापी, ठीक है, मैंने कोई चीज मापी और मैंने देखा कि ये लाइन थोड़ी सी छोटी है, थोड़ी सी, वो भी जो भी जिस भी चीज को हम माप रहे हैं वो थोड़ा सा हल्का सा छोटा है, तो हम कहते हैं चलो ठीक है इतना चल जाएगा, लगभग जुगाड़, जिसको हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, जुगाड़। तो जुगाड़ वाला काम जो एरर आता है उसकी वजह से वो क्या होता है, पर्सनल एरर होता है। जुगाड़ वाले काम से जो एरर आता है वो कैसा होता है बच्चे, पर्सनल एरर होता है। ठीक है, तो ये हैं आपके सिस्टमैटिक एरर। तीन प्रकार के होंगे, एक तो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आएगा, एक जो टेक्निक जो तरीका आप अपना रहे हैं उसकी वजह से आएगा, और तीसरा पर्सनल आएगा कि चलो जुगाड़ से काम कर लेते हैं, तो वो पर्सनल, जैसे स्केल की जगह हमने एक लकड़ी को मान लिया आधार, उसी के रेस्पेक्ट में हम सारी चीजों को माप रहे हैं, तो उस तरीके के एरर्स को हम पर्सनल एरर्स में रखते हैं। अच्छा, अगली बात हमारी जो थी वो थी रैंडम एरर्स की। रैंडम एरर्स क्या होंगे, ये सारे के सारे कैसे होंगे, इर्रेगुलर होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे, इर्रेगुलर होंगे, इर्रेगुलर होंगे। इर्रेगुलर होने का मतलब कि ये हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ये एरर्स, ये रैंडम एरर्स जो हैं ये हमेशा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कैसे देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे मान लो कि मैं आराम से बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं और मैं इस लाइन को स्केल रख के माप रहा हूं, ठीक है, और अचानक से क्या हो गई, लाइट चली गई, अचानक से क्या हो गया, लाइट कट गई, तो अब इस समय जो एरर आएगा वो मान लीजिए कि मैंने देखा नहीं, तो कुछ गलत, कुछ बड़ा, कुछ छोटा मैं माप लूंगा, है ना, तो ये हमेशा नहीं देखने को मिलेगा, ये कोई कंडीशन बनेगी, जैसे आपका हाथ ही हिल गया, आपका हाथ कांप रहा है, ठंडी है बहुत ज्यादा, तो उस वजह से एरर, तो ये हमेशा देखने को नहीं मिलेगा ना। तो ऐसे एरर्स को हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर, मतलब जो ऐसे ही अकर हो जाते हैं जिनका कोई कारण नहीं होता है। ये यहाँ पे कारण है, यहाँ पे ये तीन कारण है, इनके होने के कोई बहुत बड़े कारण नहीं है कि इसकी वजह से होगा ही होगा, है ना, वो उस समय जो भी कारण रहा होगा उसकी वजह से अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको हम किस में रखते हैं बच्चे, रैंडम एरर्स में रखते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया, तो दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड रैंडम एरर। नेक्स्ट आगे बढ़ें, तो अगर आप ये नोट कर लें अपनी नोटबुक में, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
अब जहां पे मापेंगे, जहां पे हम चीजों को मापेंगे, वहां पे एक और चीज आ जाती है, एक और बात आ जाती है कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम माप रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट मिनिमम कितनी वैल्यू माप सकता है, मतलब सबसे छोटी वैल्यू वो कौन सी माप सकता है, उसकी बात कर लेते हैं। और इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन, बहुत बार एसएससी में पूछे गए हैं, रेलवेज में पूछे गए हैं, और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अलग अलग जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें भी पूछे गए हैं। उसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आपने सुना भी होगा। क्या होता है वो? उसको हम कहते हैं बच्चे लीस्ट काउंट। क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ये आपने अपनी स्कूल में भी पढ़ा होगा, क्लास 11th में यूनिट्स एंड मेजरमेंट करके एक चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर ये आई थिंक, तो वहां पे आपने इसको लीस्ट काउंट को पढ़ा होगा। बहुत सारे हमने अपने लैब में जाके आपने एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे, वर्नियर कैलिपर्स पे, स्क्रू गेज पे, तो उन सारी चीजों पे आपने किया होगा। तो वही लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट क्या होता है? द मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम और लीस्ट वैल्यू, लीस्ट मतलब सबसे छोटी, लीस्ट वैल्यू दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, दैट एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर, वो सबसे छोटी वैल्यू, वो सबसे छोटी मात्रा जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट माप सकता है, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे आप रूलर स्केल की बात कर लें, रूलर की बात कर लें, या फिर आप इसको अपनी भाषा में स्केल भी कहते हैं, जिससे आप वो जो नटराज वाला आता है छोटा वाला, वो सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी माप सकता है? वो सबसे मिनिमम वैल्यू माप सकता है 1 मिलीमीटर की। वो कितना माप सकता है? 1 मिलीमीटर की। या फिर आप इसको क्या कहते हैं? या फिर आप कहते हैं इसको 0.1 सेंटीमीटर। तो ये होती है रूलर स्केल की लीस्ट काउंट। एक और डिवाइस आती है जिसको हम यूज करते हैं किसी चीज की थिकनेस नापने के लिए, वो होती है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स 2 स्केल्स होते हैं, उसमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ये एक पहला स्केल है, इसके ऊपर दूसरा स्केल चल रहा होता है, उसका भी ऐसा इस तरीके का कुछ देखने को मिलता है। ये स्केल इसके ऊपर इस तरीके से लगाया गया होता है, वो आगे पीछे स्लाइड कर सकता है, तो इससे हम थिकनेस माप सकते हैं। इसको आपने अपने स्कूल्स में देखा होगा। तो ये है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स की अगर हम लीस्ट काउंट की बात करें तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है? 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर को ये माप सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा एक और डिवाइस आती है, जो वायर की थिकनेस या फिर वायर का डायामीटर या बहुत पतले वायर्स के डायामीटर्स को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं बच्चे स्क्रू गेज। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 0.01 mm, 0.01 मिलीमीटर। तो इस तरीके से आप, ये कुछ डिवाइसेस हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, बहुत ज्यादा, हर बार पूछा गया है वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। और भी कुछ डिवाइसेस हैं जिनके लीस्ट काउंट हमें पढ़ लेने चाहिए, तो उनको मैं आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस पे से डाउनलोड करके उसको इजीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब हम चलते हैं तो हम बात करते हैं, जो अगला जो एरर आता है उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है जो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में डिफरेंस आता है ना, उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर होता है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू
मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, ट्रू या फिर एक्चुअल वैल्यू जो उसकी है उसके बीच के डिफरेंस को ही आप क्या कहते हैं बच्चे, एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि एक लाइन है जो 10 सेंटीमीटर की है, लेकिन जब मैंने उसको मेजर किया तो उसकी वैल्यू आई 9.90 सेंटीमीटर। तो अगर मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो एब्सोल्यूट एरर मैं कैसे निकालूंगा, ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो कितना बचेगा भाई, 0.10 सेंटीमीटर का क्या आएगा आपका एरर, एब्सोल्यूट एरर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट एरर को क्या कर सकते हैं बच्चे, कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया हमारा एरर। एरर के बाद अगर हम बात करें तो कुछ कैलकुलेशंस में छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपको अक्सर देखने को मिलता है कि आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए होते हैं और उसमें पूछ लेता है कि बताइए इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस पर्टिकुलर नंबर। एक नंबर आपको लिख के दे दिया जाएगा और उसमें पूछ लिया जाता है कि आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में प्रेजेंट है। तो अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें, अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता है कहाँ पढ़ाया जाता है, आपको क्लास 11th में फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल द बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपसे पूछा जाता है। अब अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो क्या कहेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को, ऑल डिजिट्स which are present before uncertain digit are significant। ठीक है, अच्छा जी। तो जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं 17.49678। ठीक है, ये कोई नंबर है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मुझे बताइए कि अब मुझे इसको लिखिए अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक मुझे इसे लिख के बताइए। तो अगर मैं 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक की बात करता हूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 ये डिजिट्स हो गए, 4 ये डिजिट्स हो गए। इन 4 को छोड़ के आगे जितने भी बचे, इन 4 को छोड़ के आगे जितने भी बचे ये सारे के सारे अनसर्टेन डिजिट्स हैं। कैसे डिजिट्स हैं, अनसर्टेन डिजिट्स हैं। अनसर्टेन डिजिट्स का मतलब जिनका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, जिनको हम बहुत ज्यादा अपने इस पर्टिकुलर नंबर में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वो अनसर्टेन है। हमसे कहा गया था कि अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इसको बताइए, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो यही है, ऑल द डिजिट प्रेजेंट बिफोर द अनसर्टेन डिजिट से पहले जितने भी होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ये अनसर्टेन डिजिट्स हैं। ये कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताइएगा।
अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक बताइएगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो 1, 2, 3 और 4 यहीं तक पहुंच रहे हैं हम। तो इसके बाद जितने भी डिजिट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहे जाएंगे, अनसर्टेन कहे जाएंगे, उनका कोई यूज हमारे उस पर्टिकुलर नंबर में नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे की बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं और डायमेंशन एनालिसिस क्या होती है, डायमेंशंस कैसे लिखी जाती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ आगे की चीज़ों को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ शेखर और हम हैं द स्टडी चैनल क्रैक द कॉम्पिटिशन। नाउ आई एम साइनिंग ऑफ टू दिस सेशन। थैंक यू सो मच।